तो आज का पहला टॉपिक हम लिखते हैं। सर यस संडे की क्लास डाल देना सर, रिकॉर्डिंग वाली हो तो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो एक थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम। यस, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। सर रिकॉर्डिंग कहाँ पे अवेलेबल होती है? रिकॉर्डिंग आप मुझे कहोगे तब मैं सेंड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, मैं ही सेंड करूंगा आपको, है ना? ओके सर, ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम हेडिंग लिख सकते हैं सभी, वर्क एनर्जी थ्योरम। है ना, किसी का माइक म्यूटेड नहीं है, म्यूट कर लेना घर पर। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको प्रूव करेंगे, फिर हम स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसकी भी बात करेंगे। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है भाई? एक थ्योरम है जो बताती है हमें कि वर्क को एनर्जी में, देन एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोनों की एसआई सिस्टम में यूनिट सेम होती है, जूल, है ना। तो वर्क को एनर्जी में, एनर्जी को वर्क में एक्सचेंज किया जा सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। और आपके 11th में बात करें तो वहां पर मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बस इन दो एनर्जी की ही बात की गई है। उसमें भी पहले काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को कम या ज्यादा किया जा सकता है सिस्टम पे वर्क करके। अगर सिस्टम पर पॉजिटिव वर्क होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, नेगेटिव वर्क काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस भी कर देता है। चलिए, तो लिखती स्टेटमेंट लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में। ओके, इट स्टेट्स दैट work done on a body, work done on a body, it states that work done on a body is always equal to change in kinetic energy, is always equal to change in kinetic energy of the body। अटेंडेंस क्लिक कर लेना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, ये तो हो गया इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप, स्टेटमेंट हो गया। लाइन चेंज करके लिखिए, इफ W is the amount of work done, if W is the amount of work done and delta K is the change in kinetic energy, and delta K is the change in kinetic energy of a body, then according to work energy theorem, तो स्टेटमेंट पूरा सुन लें। हमने क्या लिखा? इफ W is the amount of work done and delta K is the change in kinetic energy of a body, then according to work energy theorem, W equal to delta K, both in joule, जितना वर्क किया उतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, और करके आप लिख सकते हैं W इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, K फाइनल माइनस K इनिशियल, दोनों एक ही है। K फाइनल माइनस K इनिशियल मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K। ओके, तो ये तो है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन हमें इसको प्रूव भी करना है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम 2 टाइम प्रूव करेंगे, एक बार कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, और एक बार वेरिएबल फोर्स वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्रूव। अगर बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो बन सकता है, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर आइदर फॉर कांस्टेंट फोर्स और फॉर वेरिएबल फोर्स, दोनों में से एक। ठीक है, तो स्टेटमेंट लर्न हो जाएगा,
the amount of work done is always equal to change in kinetic energy. The amount of work done is always equal to change in kinetic energy. Okay, तो कंजर्व फोर्स फील्ड में ऐसा होता है. चलिए नेक्स्ट, इसमें सब हेडिंग लिख दें, प्रूफ of work energy theorem for constant force. फॉर कांस्टेंट फोर्स. ओके, अगर फोर्स कांस्टेंट है तब क्या होगा? तो बताइए, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कुछ इक्वेशंस आप जानते हैं, कुछ कितनी? 3 इक्वेशंस. इक्वेशंस ऑफ मोशन किसके लिए है? फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. जानते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड थर्ड, ये सब इक्वेशंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही है. तो हमारे इस टॉपिक में कौन कांस्टेंट है? फोर्स कांस्टेंट है. कांस्टेंट फोर्स हमें इंफॉर्मेशन दे देता है, 100% एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो इसमें लिखिए, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, स्मॉल m. तो पहले हम एक पूरी सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि सिनेरियो क्या है. लेट अ बॉडी ऑफ मास m, स्मॉल m ही लिखना, m is initially moving with velocity, is initially moving with speed, कर दो, with speed u, is initially moving with speed u, with speed u, full stop. आगे लिखिए, when a constant force F, when a constant force F is applied on the body, is applied on the body in the direction of motion, in the direction of motion, in the direction of motion, then from third equation of motion, then from third equation of motion, v square equal to u square plus 2ax. जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम जानते हैं, पहले तो वो लिखो. इसमें कौन क्या है आप अच्छे से जानते हैं. u इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. ठीक है, ए एक्सेलरेशन होगा बॉडी पर. अब हमने इसमें कहा भी अभी फोर्स है, और फोर्स कहाँ है? डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन. देखो लिखा है ना, मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स है, तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा? एक्सेलरेट ही कर रहा होगा, रिटार्ड तो नहीं कर रहा होगा. तो ए एक्सेलरेशन ही है. एक्स आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? v. तो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर एक्स डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो इसके नीचे यहाँ चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए, फॉर्मूला लिख दिया, ये इक्वेशन लिख दिया. लिखिए, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय mass of the body, on multiplying both side by mass of the body. तो बॉडी का मास कितना एज्यूम किया था? लेट किया था m. तो इसका मतलब आप ऐसा लिखेंगे, एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम यू स्क्वायर प्लस 2ma(x), जैसा दिख रहा है वैसा ही लिखना. तो दोनों तरफ बॉडी के मास से प्रोडक्ट कर दिया. इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस ma(x),
कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ मतलब पूरी इक्वेशन को ही 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है ना। तो 9th क्लास में आप एक बात पढ़ते हैं, एमए, अंडरलाइन करता हूं मैं, आप नहीं करना, एमए मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। तो वो फोर्स है ये जो बॉडी पर अप्लाई किया है, ए वो एक्सेलरेशन है जो फोर्स अप्लाई करते ही आ गया था, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हाफ, पहले देख लें, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स। तो एक तो ट्रांसफर किया है ना, हाफ एम यू स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया, दिख गया, और एफ किसके प्लेस पर है, बिकॉज एम ए इक्वल टू एफ। तो जो चेंज हम करते हैं वो मेंशन कर देते हैं, एम इंटू ए फोर्स होता है। अब इसी चैप्टर में आपने वर्क को भी पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, वर्क, बिकॉज मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई किया है, इसलिए वो जो थीटा होता है ना वो 0 डिग्री है इस पर्टिकुलर केस में। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में जब आप फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो एंगल 0 डिग्री होता है। एफ एक्स कॉस थीटा होता है ना, वो कॉस थीटा यहाँ पर 1 होता है, तो एफ इंटू एक्स ही क्या होगा, W वर्क। नेक्स्ट स्टेप में के आई या के एफ लिखूं, थोड़ा आई अच्छा नहीं लग रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर आपके अकॉर्डिंग फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी या इनिशियल, फाइनल, वी फाइनल वेलोसिटी है, तो दिस इज कॉल्ड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस के आई इनिशियल स्पीड है u, तो इसका मतलब हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर w। तो तीनों टर्म को ही चेंज कर दिया, एक फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और एक है w। तो यहाँ पर w के बारे में जरूर लिखें, f इंटू एक्स हमारा इस टॉपिक में है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। ओके, इस के एफ माइनस के आई को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए तो हमने प्रॉमिस पूरा कर दिया, मतलब थ्योरम को प्रूव कर दिया, वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ गए, और यही थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए तो ठीक है, अगर वेरिएबल फोर्स हो, अगर कहीं वेरिएबल फोर्स होता है तो काम होता है इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन से काम होता है। और इंटीग्रेशन से हम सम वहां करते हैं जहां पर कंटिन्यूअसली कुछ चेंज हो रहा हो। अगर फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, धीरे धीरे फोर्स बढ़ रहा है, और किसी टाइम इंटरवल में एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऑब्वियसली वर्क तो हुआ होगा। हम कंप्लीट फोर्स कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कब प्रोडक्ट करके फोर्स पता करते हैं, जब फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स वेरिएबल है तो वेरिएबल फोर्स जो वर्क करता है उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज लेते हैं, सम अप करने के लिए इंटीग्रेशन यूज लेते हैं। तो देखिए जो आपने ये लिखा है ना, सेम हेडिंग लिखना है, कांस्टेंट की जगह वेरिएबल कर दो, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एक काम हो गया। अब दूसरा, प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। तो अब देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे भाई, घर पे जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो ठीक है, यस सर, सभी के ठीक है, ओके। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव कर दिया। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम आज का पहला हेडिंग था ना, उस पर आईएमपी अप्लाई कर देना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है थ्योरम से। हाँ भाई, तो हेडिंग लिख दिया पूरा, क्या सिस्टम हम यूज लेंगे वो आपको देखना है। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं शायद। पहले देखिए, अगर हम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt, ठीक है। कल किया था शायद ऐसा कुछ, dx से प्रोडक्ट, dx से डिवाइड, क्योंकि हमें टाइम नहीं चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में टाइम आता है क्या, नहीं, स्पीड होता है, मास होता है, ऐसा कुछ है ना। और फिर हमने ऐसा कुछ किया था, आपको रिवाइज हो जाएगा, इंटू dx अपॉन dt। dx अपॉन dt को आपको कहा था v लिखने के लिए, और फिर हमने a dx इक्वल टू v dt
वी डी वी ऐसा कुछ कहा था। तो dx अपॉन dt को हमने क्या कर दिया था कल, v, है ना, ये भी ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ m से प्रोडक्ट कर दूं, m से प्रोडक्ट कर दूं तो क्या होगा, यहाँ फोर्स आ जाएगा, है ना। तो m a dx इक्वल टू m v dv, कोई दिक्कत नहीं है। m कांस्टेंट होता है, बॉडी की स्पीड कम हो या बॉडी की स्पीड ज्यादा हो, m उसका सेम ही रहेगा। तो m यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी m कांस्टेंट है। हाँ, यहाँ पर ma को आप इंस्टेंटेनियस फोर्स कह सकते हैं, फोर्स जो वेरिएबल है ना। तो f अभी कुछ करना नहीं है, लिखना नहीं है, ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, फिर हम पूरा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताइए जो बॉक्स में दिख रहा है ये क्या है, पूरा क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। dx क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, f क्या है, फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क ही तो होता है। अब अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो यह है स्मॉल वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स को ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं। ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट में फोर्स को कैसा माना हुआ है, एक जैसा, फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स चेंज हो जाता है आगे कहीं, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें तो एक्चुअल में ये क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यही पूछ रहा था कि बॉक्स में एक्चुअल में क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, एम वी डी वी। अब अगर हम इंटीग्रेट करें तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एम बाहर वी डी वी, डी डब्ल्यू इक्वल टू एम बाहर वी डी वी। तो W टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन की लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ पर, इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड तक। जब फोर्स अप्लाई नहीं किया था तब स्पीड ये थी, फोर्स अप्लाई करने के बाद फाइनल स्पीड v हो गई। तो आपका इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट काम आ जाएंगे। बताइए dw का इंटीग्रेशन, dw का इंटीग्रेशन w, जैसे dx का x होता है, dv का v होता है, dt का t होता है, dw का इंटीग्रेशन w। m एज इट इज, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2, सही बात, सही बात है ना। पावर क्या है इसकी, 1 है, तो होता है ना x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस 1 2, पावर 2 अपॉन 2, बिग ब्रैकेट, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट। तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज आपने हेडिंग लिखा है फॉर वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम टोटल फोर्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक साथ प्रोडक्ट नहीं करते, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन से आपको अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है उसका भी सम मिल जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से आपको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मिलेगा। यस बोलिए सर, है ना, ये पता कैसे चलेगा कि जैसे इसके अंदर तो डी डब्ल्यू, इसमें ना डब्ल्यू लिया, और इसके अंदर स्क्वायर वाले मेथड से किया। किसके अंदर, इसमें सर ये, हाँ यस सर। स्क्वायर वाला मेथड क्या, पहले तो ये बताओ स्क्वायर वाला मेथड मतलब। नो सर, वो मतलब पावर ऐड की थी ना। ये यस सर। वापस वही बात, देखिए इस फॉर्मूले को हम अच्छे से दिमाग में फिट कर लें तो अच्छा रहेगा। अगर मैं यहाँ पर x dx लिखूं तो x dx का इंटीग्रेशन बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2, ये तो फॉर्मूला है ना, ये स्क्वायर वाला मेथड नहीं, ये तो फॉर्मूला ही है ना, पावर 1 है। सर जैसे इसके अंदर, तो अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर बाय 2 लिया, तो सर वैसे डब्ल्यू के अंदर क्यों नहीं लिया फिर। हाँ भाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन में w का स्क्वायर आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसको भी मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं है मतलब 1 मान सकते हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात पूरा डिटेल में बता दे, कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, और x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, पता है आपको। y की पावर 0 1, x की पावर 0 1, z की पावर 0 1, w की पावर 0 1। कैसे होता है, x अपॉन x 1 होता है क्या। यस सर। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो एक्चुअल में होता है x की पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो x की पावर 0 इक्वल टू 1 जो होता है ना, तो यहाँ पर 1 था तो 1 को मान ले, x नहीं है मतलब x की पावर 0 है।
Yes, अब आप sir. सेम फॉर्मूला को यूज ले तो n के प्लेस पर क्या है 0, तो x अपॉन 1 मतलब x आना ही है ना। तो अगर Yes, कुछ sir. नहीं है इसका मतलब w की पावर क्या है 0 है, तो 0 + 1 1, 0 + 1 1 आ गया ना। Yes, sir. तो आई थिंक आप पहुंच गए। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और ये W। तो वेरिएबल फोर्स के लिए अगर है तो वो डायरेक्ट वर्क नहीं पता कर सकते, F × X पता नहीं कर सकते, क्योंकि X होता है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, F होता है फोर्स, है ना। हम कह रहे हैं जो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें बीच में फोर्स बदल रहा था, तो ये कौन सा वाला फोर्स है पता ही नहीं। शुरू में कुछ अलग न्यूटन था, फिर बदलते बदलते ज्यादा हो गया या कम हो गया। तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल फोर्स नहीं है, इंस्टेंटेनियस फोर्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को इंटीग्रेट करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाता है। और आरएचएस में इंटीग्रेशन किसका होगा, जो वेरिएबल है उसका होगा। मास तो बदलता नहीं है, बाहर कर दिया, तो कौन बदलता है, वेलोसिटी, स्पीड। फोर्स है तो स्पीड बदलेगी और उसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं आप, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, लिखिए हेडिंग लिखा हुआ है बस, तो जो अब समझा था वो अब थोड़ा सा फेयर कर दीजिए। लिखिए लेट अ बॉडी ऑफ मास m, आप लिख रहे हो क्या, हेडिंग लिखना था बस, ओनली हेडिंग लिखना था। देखिए लेट अ बॉडी ऑफ मास m is initially moving with speed u, let a body of mass m is initially moving with speed u, is initially moving with speed u, full stop। कांस्टेंट फोर्स वाला टॉपिक किया था, उसमें भी ये बात तो हमने लिखी ही है ना। अब बॉडी मोशन वहां भी कर रही थी, यहां भी कर रही है, प्रैक्टिकली सोचिए, बॉडी मोशन उसमें भी कर रही थी, इसमें भी कर रही है, बट वहां पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा, काम कर चुके। अब यहाँ पर फोर्स तो लगा बट वेरिएबल। लिखिए व्हेन अ वेरिएबल फोर्स F is applied, when a variable force F is applied, when a variable force F is applied on the body, on the body, then at any instant, then at any instant, acceleration of the body, then at any instant, acceleration of the body can be written as, acceleration of the body can be written as, can be written as, ठीक है। यहां से स्टार्ट करना है, A = dv/dt। तो जब भी वेरिएबल फोर्स का आ जाए तो इसमें वर्ड आया ना इंस्टेंटेनियस, तो हम इंस्टेंटेनियस वर्ड कहां पर यूज लेते हैं, जहां पर फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही हो, तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स बदल रहा है तो एक्सेलरेशन भी बदल रहा होगा ना। तो एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा है तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, dx से प्रोडक्ट dx से डिवाइड दिख रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है dx। उसके बाद कल वाला एक काम रिपीट हो रहा है, याद है ना, डिनोमिनेटर के dt और dx को एक्सचेंज किया प्लेस, तब ये dx/dt हो गया v। क्रॉस मल्टीप्लाई किया dx को a से, ठीक है। अब यहां पर एक लाइन और लिखनी है, बॉडी का मास जो m लेट किया हुआ है शुरू में, प्रोडक्ट करेंगे, तो इस एरो के प्लेस पर कुछ लिखना है। और क्या लिखना है, यहां तक हो गया ना। देखिए ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, on multiplying both side by mass of the body, on multiplying both side by mass of the body,
अब RHS में तो कोई चेंज नहीं किया हमने, LHS में एक एक चेंज किया है। MA को F और F इंटू DX को DW। MA को पहले F, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन A है, तो F क्या है? इंस्टेंटेनियस फोर्स है, तो फोर्स बदल रहा है इसलिए इंस्टेंटेनियस फोर्स, और देन F इंटू DX DW। तो जो चेंज करते हैं उसको मेंशन कर देते हैं, F इंटू DX इक्वल टू DW। ओके, आ गए यहां तक। इस इक्वेशन के बाद तो पहले तो जो घर पर है वो भी बता दें, हो गया ना यहां तक? DW इक्वल टू MV DV। जो राइट साइड में, हाँ जो राइट साइड में मेंशन किया है वो करेक्ट प्लेस पर कर देना मेंशन, यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। क्या? कि बॉडी की इनिशियल स्पीड u है, अगर फाइनल स्पीड v हो तो u से v के बीच में इंटीग्रेशन होगा इधर, है ना? और यहाँ पर dw का इंटीग्रेशन सीधा सीधा होगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, सम कर देता है इंटीग्रेशन। ओके, अब इसके नीचे लिखिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो देखिए जहां पर लिमिट अप्लाई करनी है वो भी देख लें, 0 टू W DW, यहां पर M आउट V DV, कहां से कहां तक? इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड, ठीक है? तो जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसी की लिमिट होगी V का, तो V की लिमिट W। अब यहाँ पे समझ में आ गया, W DW के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब W की पावर 0, फॉर्मूला वही है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर इंटीग्रेशन आप कर दें W बिग ब्रैकेट 0 टू W। ये एक लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, इन जनरल क्या होता है? W ही होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे W ही मिलेगा, बट दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करें बेटर रहेगा। V का इंटीग्रेशन अब आपको पक्का हो गया, v²/2, x dx हो तो x²/2, t dt हो तो t²/2। अब यहाँ पर है v dv, तो v²/2, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट। आंसर तो सब वही मिलेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही प्रूफ होगी, बट मेथड है इंस्टेंटेनियस वाला। dw का इंटीग्रेशन हो गया था w -0, एंड कर सकते हैं आप। देखिए लिमिट से अप्लाई करें पहले, तो v²/2 माइनस u²/2, याद आ गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, m को अंदर प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो w इक्वल टू होगा हाफ m v² माइनस हाफ m u²। हाफ m v² को आपको क्या पुट करना होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ m v² को फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहना होगा, तो ki या kf फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ m u² को आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहना होगा, तो ki। दैट मीन्स w इक्वल टू डेल्टा k। अगेन वी प्रूव दिस। ठीक है, आपको एक कल एक बात बताई थी क्या? काइनेटिक एनर्जी के रिजल्ट से हमने एक रिजल्ट बना लिया था क्या? आई थिंक P इक्वल टू √2mk, याद है कुछ? काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन के बाद, फॉर्मूले के बाद आपको कहा था m से प्रोडक्ट m से डिवाइड करके p²/m आ गया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ p²/m, और ऐसा कुछ रिजल्ट भी आया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि थ्योरी बहुत हो गई, एक क्वेश्चन बीच में सॉल्व करवाते हैं आपसे। तो सभी लिखिए, इसके बाद ये प्रूव हो चुकी है वर्क एनर्जी थ्योरम को। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है हमेशा, वेरिएबल फोर्स हो या कांस्टेंट फोर्स हो, दोनों ही केस में। लिखिए, if kinetic energy
if kinetic energy of a body, if kinetic energy of a body is increased by 300%, is increased by 300%, then by what percent, its linear momentum, then by what percent its linear momentum will increase? Question mark. तो मुझे पहले बताओ, आपसे ऐसे ही पूछ लें कि कोई बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, पोटेंशियल इंक्रीज, मोमेंटम इंक्रीज हुआ होगा क्या? हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हुआ होगा क्या? हाँ या ना बोलना है। बिल्कुल हुआ होगा। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी? जब स्पीड बढ़ेगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर स्पीड बढ़ेगी तो लीनियर मोमेंटम भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो गई काइनेटिक एनर्जी? जितना पहले थी उसका 300% इंक्रीज हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो गई। लीनियर मोमेंटम पहले कुछ था, अब वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है, सोचना है। चलिए आपको ऑप्शन देते हैं इसमें, ABCD। 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो A 100%, B 200%, C 300%, D 400%। लीनियर मोमेंटम में इंक्रीमेंट कितना परसेंट हुआ होगा? तो सॉल्व करेंगे हम, है ना। ऐसे आपको किसी का दिमाग बहुत तेज चल रहा हो तो बता दे, सॉल्व भी करेंगे हम ना, पेपर पर सॉल्व भी करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज लेना? 300% बराबर। तो सी ऑप्शन बताया भाई एक ने, तो घर पे जो बैठे हैं वो भी बता सकते हैं, ऑप्शन तो बता ही सकते हैं, ABCD बोलना है बस, है ना। फॉर्मूला कौन सा यूज लेना है? P = 2mk। इस फॉर्मूले को यूज लेकर काम कर सकते हैं। चलिए कुछ मोमेंट रुकते हैं, है ना, 20 to 30 सेकेंड्स। आप सोचिए, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो पहले वो पूछ लेना। काइनेटिक एनर्जी में इतना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, P में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ होगा, सोचना है आपको। हुआ तो होगा, ये तो कंफर्म है। नहीं हुआ होगा, कितना हुआ ये सोचना है। बायो मैथ, बायो बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। आप GD में है क्या? क्या नाम है? सिद्धार्थ, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, आंसर। चलिए, तो इतना ही टाइम देना था। अब देखिए कैसे करेंगे। एक ने आंसर बताया, देखते हैं सही है नहीं है। मुझे भी नहीं पता कौन सा होगा, देखते हैं कौन सा आएगा। और कोई बताना चाहता है, सेलेक्ट तो करो कौन सा अच्छा लग रहा है। एक को C लगा सही, इधर से ABCD, ये हो सकता है, पता नहीं। थोड़ा सा भी कोई आइडिया लग रहा हो तो ही बोलना है ना। सर 200। कोई कुछ कह रहा है, एक घर से भी बोल रहे हैं कोई, है ना, B ऑप्शन बोल रहे हैं। ओके, तो फॉर्मूला ये रहा। देखिए जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है ना 7th 8th की, पहले तो वो काम आएगी। परसेंटेज आता है नहीं आता है वो पता लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KI थी, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना परसेंट इंक्रीज हुई है? 300% इंक्रीमेंट हुआ है। आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता लगानी है पहले। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है? 300% इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है ये। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना? 3 टाइम इंक्रीमेंट हो गया है। देखो ठीक है,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? कोई तो बोलो, यहां वाले, घर वाले, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? KI तो पहले ही थी और इंक्रीमेंट अभी अभी पता लगा है ना, 4 टाइम ऑफ इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 4 टाइम ऑफ इनिशियल। तो सबसे पहली बात, मानो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ तो है KI, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 300%। ये रहा इंक्रीमेंट, 300% इंक्रीमेंट। अगर किसी की सैलरी कुछ पहले से है और उसको कहा आपका इतना इंक्रीमेंट हो गया है, तो क्या इंक्रीमेंट लेके चला जाएगा? क्या पुरानी सैलरी भी तो ऐड करेगा? कर दी ना, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता लग गई। अब बात करते हैं मोमेंटम की। लेट, पहले इनिशियल मोमेंटम था PI, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब सेकंड पार्ट की तरफ आ रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम PI था, लेट फाइनल मोमेंटम हो गया PF। तो PF कैसे मिलेगा? इस फॉर्मूले से मिलेगा। फॉर्मूला गलत थोड़ी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला बना दिया, वैल्यू पुट करते हैं, तो 2m kf इन टर्म्स ऑफ KI क्या है? 4 KI। इसका मतलब मुझे पता लग गया ट्वाइस ऑफ 2m KI। ये 2 बाहर कहां से आया? क्लियर है? अंदर एक 4 था ना, वो अंदर जो एक 4 था उसको मैं बाहर पहुंचा चुका, ठीक है, बाकी सब कुछ अंदर है। ये जो रिमेनिंग अंडर रूट है, इसको अगर मैं PI लिखूं तो कुछ गलत बात है क्या? अंडर रूट ऑफ 2m KI मतलब PI। फॉर्मूला वापस काम आ गया ना, P इक्वल टू रूट 2mk। इस फॉर्मूले को देखें तो अगर यहाँ KI है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला PI का है। तो PF इक्वल टू कितना है? PI है ना? ए कौन बोल रहा था? एक जने ने सही बोला, 100% इंक्रीमेंट हुआ है। घर से कोई 200% बोला, आप 300% बोले। अभी भी कंफ्यूजन में है क्लास, मुझे पता है। अभी रुकिए, देखिए, डेल्टा P मतलब, डेल्टा P मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम। बाय व्हाट परसेंट? देखो क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट परसेंट इट्स लीनियर मोमेंटम इंक्रीज, ऐसा ही कुछ है, विल इंक्रीज। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? तो पहले इंक्रीज कितना हुआ वो तो पता लगाओ, परसेंटेज तो बाद में पता लगाएंगे। तो लेट डेल्टा P इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट कैसे पता लगाते हैं? इंक्रीमेंट ऐसे पता लगाते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? इतना है। फाइनल कितना है? इतना है, ट्वाइस ऑफ PI। और इनिशियल कितना है? PI ही है। तो इंक्रीमेंट आ गया ना, डेल्टा P आ गया, डेल्टा P आ गया। अब आपको परसेंटेज बताता हूं कैसे निकालते हैं, बचपन में सीखा होगा ना, अब वो बचपन वाला काम। तो डेल्टा P इंक्रीमेंट इनिशियल PI इनटू 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज इंक्रीमेंट इन PI। जो आपको पता करना है ना, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन लीनियर मोमेंटम। तो PI, डेल्टा P की वैल्यू देख लो, PI अपॉन PI इनटू 100, दैट मीन्स 100%। 100 डबल हुआ है ना, कोई चीज डबल हो जाती है इसका मतलब है 100% इंक्रीमेंट हुआ है। कोई लोग सोच लेते डबल हो गई मतलब 200% इंक्रीमेंट हो गया। 200% इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, डबल हुई है मतलब उतना का उतना उसमें ऐड हुआ है। कहाँ गया वो करेक्ट ऑप्शन? ओके, यहाँ पर था। अब आप स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन increase in kinetic energy, according to question increase in kinetic energy। तो यहां से स्टार्ट करना है। ये डेल्टा K इक्वल टू KI इंटू 300 अपॉन 100, डेल्टा K इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है ये डेल्टा K अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों? तो 300 क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 300% इंक्रीमेंट हुआ है, और इंक्रीमेंट किस बेसिस पर होता है? इनिशियल के बेसिस पर। तो KI का 300% इंक्रीमेंट हुआ है। ओके,
हो गया, डेल्टा के इक्वल टू 3 टाइम ऑफ के आई, है ना। ठीक है, नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई थी, इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा के, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो जो सैलरी वाली बात बताई थी ना, कुछ बेसिक पहले था, कुछ इंक्रीमेंट हुआ, तो फाइनल ऐड होके आएगा। इंपॉर्टेंट काम, इक्वेशन 1 पुट कर दो इसको, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 4 टाइम ऑफ के इनिशियल। ओके, अब मोमेंटम की बात करते हैं। देखिए, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी कैन बी रिटन एज, अब फॉर्मूला काम आ रहा है, कैन बी रिटन एज, तो पहले फॉर्मूला पीएफ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m kf, ये फॉर्मूला लिखा है या नहीं लिखा है, P इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m k। देखो काइनेटिक एनर्जी, मुझे याद आ रहा है आपको उस दिन शायद लिखवाया था, जब काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक करवाया था तभी हाथों हाथ वहीं बता दिया था, P इक्वल टू रूट 2m k, तो बस इस फॉर्मूले को यूज ले रहे हैं। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो फाइनल लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 से kf की वैल्यू, इक्वेशन 1 से kf की वैल्यू पुट कर दी, अंडर रूट से बाहर आ सकता है 4, तो बाहर आकर 2 हो गया 4। अब जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है अंडर रूट ऑफ 2m ki, अब ki क्या बता रहा है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, I फॉर इनिशियल, ठीक है। तो रूट ऑफ 2m ki इज व्हाट, pi, इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो इक्वेशन नंबर 2 इसको पुट कर दें, हाँ 80% काम हो गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से लीनियर मोमेंटम पता लग गया फाइनली कितना होगा। अब हमें पता क्या लगाना है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, है ना। फिजिक्स में इसलिए कहते हैं ज्यादा कंसंट्रेशन की नीड होती है, क्वेश्चन समझना मतलब आधा काम हो गया आपका। तो क्या है क्वेश्चन में, बाय व्हाट परसेंट लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, विल इंक्रीज, तो इंक्रीज का परसेंटेज पता करना है ना। तो पहले इंक्रीज हुआ कितना है, ये तो फाइनली हो गया इतना, इनिशियली भी तो कुछ था, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, लिखिए इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। तो इंक्रीज का परसेंटेज निकालने से पहले इंक्रीज कितना हुआ है वो पता करना है, दैट्स इट। अब कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है, तो डेल्टा पी पता कर लें, पी एफ माइनस पी आई, पी एफ खुद कितना है, ट्वाइस ऑफ पी आई, इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट कर दें पी एफ की, ट्वाइस ऑफ पी आई, डन कंप्लीट। और डेल्टा पी इक्वल टू पी आई, यहां तक पहुंच जाएं, बिल्कुल ठीक है। अब आप फाइनली परसेंटेज निकालें। नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम, जो पूछा है वो अब हम पता कर रहे हैं। नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम, आंसर। तो ये क्वेश्चन तो एक अच्छे क्वेश्चन में काउंट होना चाहिए। फिर तो हो गया क्या 5 o'clock प्रैक्टिकल क्लास, टाइम क्या हो गया, 5 मिनट्स पुष्पेंद्र, 5 मिनट्स है ना। हाँ आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा। तो आज स्टार्ट कहां से की थी क्लास, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको आईएमपी लगाना था, वर्क एनर्जी थ्योरम। लास्ट लाइन अगर पूछ लूं तो बता दोगे, क्या नाम है, अभिषेक, बता दोगे वर्क एनर्जी थ्योरम, इजी है। तो एक तो स्टेटमेंट याद कर लेना, देन हमने इसको 2 बार प्रूव किया है, वर्क एनर्जी थ्योरम को 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स हमने प्रूव किया है। 1 टाइम फॉर कांस्टेंट फोर्स, जल्दी हो गया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, सेकंड टाइम फॉर वेरिएबल फोर्स।
आपको एक हिंट दे दूं मैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कैसे होता है, a इक्वल टू dv अपॉन dx, a इक्वल टू dv बाई dt से फिर dx से। तो थर्ड इक्वेशन डायरेक्ट यूज ले सकते हो आप, कांस्टेंट फोर्स अगर है तो, कांस्टेंट फोर्स के लिए थर्ड इक्वेशन डायरेक्ट यूज लो, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन का जो मेथड है ना वहां से और इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हिंट लग जाए, थर्ड इक्वेशन ही यूज ले रहे हैं, बट अगर कांस्टेंट फोर्स है तो पूरा का पूरा इक्वेशन डायरेक्ट, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो थर्ड इक्वेशन को कैसे डेराइव करते हैं वो वाले प्रोसीजर से आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के इंटीग्रेशन से टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मिलता है। ओके, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आए थे, यही हुआ था, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आए थे। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पूछते हैं किसी से पहले तो, इसमें भी पेजेस फ्लिप करने की जरूरत है, ठीक है भाई, एग्जाम से पहले रिवीजन तो होता ही है ना, तो वो चल रहा है। देखिए कोई बॉडी ग्राउंड पर थी, h इक्वल टू 0, देन उस बॉडी को, m मास की बॉडी है ना, चलिए m की वैल्यू बता देता हूं, m इक्वल टू 5 kg, इस बॉडी को 10 मीटर ऊपर पहुंचा दिया, कितना हाइट पर, 10 मीटर हाइट पर ग्राउंड से, और मास कितना है 5 kg। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी। सिस्टम क्या है, पहले ग्राउंड पर था, उसको 10 मीटर हाइट पर पहुंचाया, इन दिस प्रोसेस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी, टेक g इक्वल टू 10। यस लक्ष्य, पॉजिटिव नेगेटिव, यही तो क्वेश्चन है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन दिस प्रोसेस, -500, -500। मैंने ये नहीं कहा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर ले जा रहा है उसका तो पॉजिटिव है, बट ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो ग्रेविटी का नाम ले लिया ना, तो आपको पता है ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो होता है वेट ऑफ द बॉडी, ऑब्वियसली वही तो होता है जो नीचे ले जाता है, और उसकी डायरेक्शन नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, अपवर्ड, तो एंगल कितना हो गया 180, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो जब आप W पता करोगे तो क्या लिखोगे, F इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा। फोर्स क्या होगा, एक्चुअल में अगर बॉडी को धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हो विदाउट एक्सेलरेशन धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स बताया नहीं है बट है वो इसी के बराबर, तभी एक्सेलरेशन 0। तो यहाँ पर आप mg पुट कर सकते हैं, x कितना है 10, जो भी है वैल्यू पुट कर सकते हैं, cos 180 क्या हो जाता है -1, तो mg x वही आपका हाइट ही हो जाएगा, 500 आ जाएगा, बट क्या आएगा नेगेटिव। अगर इसी क्वेश्चन में कह देते व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वो +500 जूल हो जाता है, ठीक है ओके। अब भूल गए होंगे आप पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, अब बता दो। Due to its position or configuration, position and configuration। और क्या पूछ सकते हैं, चलिए नए टॉपिक की हेडिंग लिखिए जो हम कल करेंगे, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग लिखना है पोटेंशियल एनर्जी stored in a stretched spring, potential energy stored in a stretched spring, potential energy stored in a stretched spring, खिंची हुई, एक कंप्रेशन भी हो सकता है, स्ट्रेच भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल तो दिए ही थे मैंने पोटेंशियल एनर्जी के,
हाइट से ही नहीं होती है, कॉन्फ़िगरेशन से भी होती है। तो स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो हम कल इस एनर्जी के फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं 3 o'clock। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। वहां से भी लीव कर दो।